हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ठीक ठाक चल रहा होगा और आप लोग जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे। आपको पता है कि इससे पहले हम कई सारे सेशन फिजिक्स के क्वेश्चन से डाल चुके हैं। फिजिक्स के अंदर से न्यूमेरिकल आता है, उसके अंदर से एसआई यूनिट पूछ देता है, उसके अंदर से ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं जिसको आप कॉन्सेप्चुअल समझोगे तो आपके लिए एग्जाम में उसे सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए उसी के सीरीज में आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से अपने कॉन्सेप्ट लगा के। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फेसबुक लिंक, वहाँ से तो आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आपको ट्विटर का लिंक यहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं आसानी से। लेकिन एक सेकंड आपका मैं टाइम लूँगा। एक कर्सर जो आपका पेन का है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आपका समय लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। आ जाओ भैया, थोड़ा सा कर्सर हाईलाइटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया। तो आप इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखते हैं आज हम लोग के आज में नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास क्या है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एसआई इकाई में, एक सेकंड में पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। लेंस की शक्ति का मतलब क्या हुआ कि पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का जो होता है भैया, पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है वो आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही उत्तर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है वो लेंस के पावर का क्षमता को डिनोट करने के लिए इसका यूनिट है। अब देखो, आपको पूछ देगा एग्जाम में कि पावर ऐसे आपको लाइट चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, तो ये आपका 12th में पढ़ाया हुआ पार्ट होता है, तो यहाँ पे इसको आपको ब्रीफ में समझना होता है। तो पावर को आप अगर समझना चाहोगे तो पावर इज इक्वल टू होता है भैया 1/f। मतलब कि अगर फोकस को किसी भी लेंस के फोकस को अगर डिवाइड में रख दें और 1 से उसे डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला पता चल गया कि पावर इज इक्वल टू होता है मेरे दोस्त 1/f। अब हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पे है हमारे पास वाट। तो वाट को अगर हम लोग देखना चाहें तो ये किसका यूनिट है, तो वाट जो भैया ये भी पावर का ही यूनिट है, पावर का ही यूनिट है। लेकिन ये पावर किस में प्रयोग होता है, इसका ये जो पावर आपके पास यहाँ पे है, इस पावर का जो यूनिट वाट होता है इसका फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पे होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये वर्क एंड टाइम जो आपका वर्क एनर्जी वगैरह जो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में, वहाँ पे ये टॉपिक आपके पास आता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और अगर आपको ऑप्टिक्स में पढ़ना पड़े, मतलब कि आपको अगर लाइट चैप्टर में पढ़ना पड़े, तो वहाँ पे पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो आपको ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपका 2018 रेलवे एग्जाम में आया हुआ है ग्रुप टी में, तो वहीं से हम इसको उठाएं। तो देखो, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब हो गया क्या, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में काम बटा अगर समय कर दें तो उससे हम लोग बोलते हैं पावर। जैसे इसका डेफिनेशन अगर आप समझने का प्रयास करो तो इकाई समय में किए गए कार्य को, इकाई समय में मतलब 1 सेकंड में किए गए कार्य को हम लोग बोलते हैं दोस्त पावर। तो यहाँ पे इकाई यूनिट में मतलब समझें आप, यहाँ पे समय को कर दिया जा रहा है 1, तो समय को अगर हम लोग 1 करेंगे तो पावर इज इक्वल टू वाट, मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क हो जाएगा। तो इकाई समय में किए गए कार्यों को हम लोग बोलते हैं पावर। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि हम इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो वह आदमी 10 दिन में कंप्लीट करेगा, वह उसका पावर निकल आया। अगर वो 1 दिन में कितना काम, उसके पास कितनी क्षमता है करने का, अगर वो बता रहा है कि हमारे पास 1 दिन में इतना काम करने की क्षमता है, तो उससे हम लोग बोलेंगे पावर। ठीक है, तो पावर का मतलब आप समझ गए, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। और ये जो पावर है इसका यूनिट होता है आपके पास, इसका यूनिट होता है वाट। ठीक है, अब अगला आपको बताने का मुझे काम है मीटर। मीटर ये हर कोई जानता है कि मीटर ये दूरी का मात्रक होता है। किसका, दूरी का। दूरी को हम लोग आपको आम भाषा में बोलें तो इससे हम लोग लंबाई बोलते हैं। लंबाई का मात्रक होता है हमारा मीटर। लंबाई को इंग्लिश में बोला जाए तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ।
ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन। न्यूटन भैया किसका यूनिट होता है? तो न्यूटन जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है बल का। किसका यूनिट होता है मेरे दोस्त? बल का। और यहाँ पे बल को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें तो इससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। और फोर्स इज इक्वल टू, अगर आपको फार्मूला पूछा जाए एग्जाम में, तो फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है m इंटू ए, जहाँ से m का मतलब होता है द्रव्यमान, इस m का मतलब होता है द्रव्यमान और इस a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है दोस्त? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका समझ में आ गया कि बल का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। लेकिन बल का एक और यूनिट होता है, आपको पूछेगा एक और यूनिट इसके बारे में बताओ, तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से जो आपके पास मास है, मास के लिए हम लोग लिखेंगे केजी, इसका हम यूनिट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं दोस्त? इसका हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं। तो मास की जगह पे हम लोग लिखेंगे केजी। शायद हमारा फेस से आपको कुछ तरह का दिक्कत आ रहा हो, तब हम अपना फेस यहाँ से हटा लेते हैं। तो फेस हटा लिया अपना। तो देखो यूनिट अगर हमको निकालने का रहे तो यूनिट इसका क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो आपका मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान का यूनिट होता है हमारे केजी। और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है, मतलब कि यहाँ से हमारा त्वरण है, तो त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसका हम यूनिट निकाल लिए कि यूनिट इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग चारों ऑप्शन को सॉल्व किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात किया जाए तो किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर, देखो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और ये कई बार एग्जाम में आया है। एक क्वेश्चन आपका आरआरबी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे आप विशेष तरह से फोकस करेंगे और हम आपको आसानी से देख पा रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ से हाइड होते हैं, तो आपको यहाँ पे अटेंशन नहीं देना है। आपको पूरा फुल अटेंशन मोबाइल के स्क्रीन पे देना है और हम यहाँ पे फुल अटेंशन आपको पढ़ाने में दे रहे हैं। तो आपका अटेंशन हमेशा कहाँ पे रहना चाहिए? पढ़ाई पे रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी घड़ी की लोलक की लंबाई, कितने लोगों ने घड़ी को देखा है? इस तरह का घड़ी आप लोग सभी लोग देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घड़ी है, तो इस घड़ी में आप अगर देखे होंगे तो यहाँ पे कुछ लगा रहता था पहले पुराने ज़माने के घड़ी में। ये आपको एक सेकंड में दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये इस तरह से कुछ लगा, एक सेकंड, ये टेढ़ा जा रहा है, इस तरह से कुछ यहाँ पे लगा होता था। और ये घड़ी ये जो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं लोलक। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लोलक। और यहाँ से जो यहाँ तक आती है घड़ी घूमते हुए, फिर घड़ी यहाँ से यहाँ दोलन करती है, एक बार इधर से इधर आती है और एक बार इधर से इधर आती है। तो घड़ी मान लीजिए आपका एक बार यहाँ से चलते हुए यहाँ आई और यहाँ से चलते हुए यहाँ आई और फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ आई और यहाँ से चलते हुए यहाँ आ गई। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक आवर्तकाल। इसे क्या बोलते हैं? एक आवर्तकाल, मतलब कि वन टाइम पीरियड इसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इसका है लंबाई, ये जो आपका घड़ी का है, ये एक सेकंड, हाँ, ये आपका घड़ी का क्या है? लेंथ है। इसको हम लोग बोलते हैं घड़ी का लेंथ, LENGTH। तो देखो घड़ी का जो आपका होता है इसका टाइम पीरियड, मतलब कि इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला, वो आपको याद रखना है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका फॉर्मूला याद करना। T इज इक्वल टू होता है, इसको डिनोट करते हैं टाइम पीरियड से। T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है। तो देखो यहाँ से आप कहोगे भैया 2 पाई, ये जो आपका यहाँ पे है ये 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। और ये जी भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये भी कॉन्स्टेंट है, इसे हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीधा देखें तो T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे रूट अंडर L का। किसका? रूट अंडर L का। ये जो आप यहाँ पे लेंथ देख रहे हैं, यही लेंथ का ये जो है L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? टाइम पीरियड का। तो अगर यहाँ से लेंथ को बढ़ा दिया जाए, मतलब यहाँ से अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए, तो टाइम पीरियड यहाँ से क्या होगा भैया? टाइम पीरियड ये जो आपका T है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल। ये आप इस पर विशेष रूप से फोकस देंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। T का मतलब हो गया आवर्तकाल और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्त? इसे हम लोग इंग्लिश में टाइम पीरियड बोलते हैं। तो T प्रोपोर्शनल हो गया हमारा किसका? L का।
अगर हमारा इस एल को मतलब ये आपका लेंथ अगर बढ़ा देंगे, हम इस लेंथ को अगर बढ़ा देंगे तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा भैया, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आपको कुछ एग्जांपल देते हैं यहाँ से। मान लीजिए आपके पास कपड़ा है, तो इस कपड़ा का लंबाई अगर हम इतना भी रख रहे हैं और यही कपड़ा का लंबाई आधा कर देंगे, मतलब इसको ऐसे कर देंगे, तो ये जो लंबाई ऐसे से जो घूमेगा, इसको इस तरह से घूमने में जितना समय लगेगा ना, ये जितना समय इसको लगेगा, अगर इसका लंबाई को हम लोग घटा देंगे तो वो समय कम हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे पास तो ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन इसी को हम समझाते हैं कि ये लंबाई देखो अभी मान लो कम है, तो इसका जो दोलन करने का समय ये बहुत कम है, तुरंत तुरंत ऐसे से घूम जाएगा, ऐसे से तुरंत तुरंत घूमेगा। लेकिन इसी का लंबाई को अगर हम बढ़ा देंगे तो ये देखो तुरंत तुरंत नहीं घुमा पा रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दोलन का, किसी भी लोलक का अगर हम लोग लंबाई को बढ़ा देते हैं, तो देखो यहाँ पे लंबाई को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ जाने का मतलब क्या हो जाता है, इसका लंबाई बढ़ा देने के बाद ये देखो एकदम कितना धीरे धीरे जा रहा है। टाइम पीरियड बढ़ता है तो इसका जो दोलन करने का गति है वो धीरे हो जाता है, मतलब घड़ी पीछे हो जाती है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं भैया, ये अगर हम पूरा इसको छोटा कर दें तो ये तुरंत तुरंत घूमेगा, तो सेकंड का सुई जल्दी जल्दी चलेगा। लेकिन यही इसको हम इतना बड़ा कर देंगे तो धीरे धीरे घूमेगा, तो सेकंड का सुई क्या होगा, धीरे धीरे घूमेगा। तब जब इसका हम लोग लंबाई बढ़ाते हैं तब इसका अवधि बढ़ जाता है, मतलब इसको जो घूरने का समय है इसको हम लोग बोलते हैं अवधि, इसका टाइम पीरियड, ये इसका बढ़ जाता है। और ये जब जैसे ये बढ़ेगा तो हमारा घड़ी क्या हो जाएगा, हमारा घड़ी हो जाएगा स्लो। आप गर्मियों में देखेंगे तो गर्मियों में जो ये लगा हुआ रहता है उसके पास से घंटी जैसे से घूरता है, घड़ी में ऐसे से घूमता है, वो गर्मियों में थोड़ा सा गर्मी के प्रभाव से हो जाता है लंबा। तो गर्मी के दिन में आप देखेंगे घड़ी हो जाता है सुस्त, घड़ी गर्मी के दिन में हो जाता है सुस्त। उसी वजह से लोग कहते हैं कि नहीं, गर्मी के दिन में दिन बड़ा हो जाता है। दिन बड़ा नहीं होता है, गर्मी के दिन में क्या होता है भैया, घड़ी हो जाता है स्लो, तो उसमें टाइम बहुत देर से दिखाने लगता है। तो 1 घंटा का डिफरेंस हम लोग को बहुत ज़्यादा नज़र आने लगता है। तो आप इसको विशेष फोकस करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। T इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मैं पेन से हाईलाइट भी इसको कर देता हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, जो इसका फार्मूला होता है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बोलेगा कि कोई लड़की झोला पे झूल रही है, अगर लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है तो उस झोले का आवर्तकाल क्या होगा, वो झोला तेज होगा कि वो झोला स्लो होगा। इसी तरह से आपको पूछेगा कि कोई लड़की झोला में झूल रही है और वह लड़की अचानक खड़ी होकर झूल रही है और वो लड़की अगर अचानक बैठ गई तो क्या झोला का आवर्तकाल जो है वो धीरे होगा कि तेज होगा। तो वो सारे क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है और देखते जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि किसी भी घड़ी की लोलक की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसका अवधि बढ़ जाता है, उसका टाइम बढ़ जाता है, मतलब वो धीरे धीरे हो जाता है। कोई भी चीज़ धीरे होगा तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। आपको कोई काम बोलेगा करने के लिए, भैया काम करो, तो अगर आप तेज़ी से काम कर दोगे तो काम तुरंत कर दोगे, लेकिन आप धीरे धीरे लुसुर काम करोगे तो आपका क्या होगा, अवधि बढ़ जाएगा और आप उस काम को बहुत देर से कर पाओगे। तो इसमें आप लोग क्या कॉन्सेप्ट समझे कि अवधि बढ़ जाती है और घड़ी क्या हो जाती है भैया, पीछे हो जाती है। घड़ी पीछे होने का मतलब क्या है कि टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसका मतलब ये हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। एक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे लोगों को समझना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, जब मैं इंटर में था तो इसे समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आया होगा। और आप जब कमेंट करते हो और जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक अलग प्रकार का एनर्जी आता है। तो ये सब काम आपको करते रहना है, क्योंकि हम बार बार आपको नहीं बोलेंगे। हमारा मेन फोकस रहता है आपको सही कंटेंट देने का और आपको एक नई राह में आगे बढ़ाने का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो वही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। पेंडुलम का मतलब यही हुआ, मान लीजिए कि ये कुछ है और यहाँ पे कोई वस्तु झूल रहा है, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। तो बोलता है कि एक पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। मतलब अभी पेंडुलम की लंबाई भैया हमारा इतना है, लेकिन इसी का लंबाई को हम लोग को बोल रहा है कि इसी का लंबाई भैया, इसी का लंबाई 2 गुना कर दिया जाए। मान लीजिए यहाँ पे लंबाई L है तो यहाँ तक इसका लंबाई और L बढ़ा दिया जाता है। तो अब देखो पहले ये जो आपका पेंडुलम था वो यहाँ पे रन कर रहा था यहाँ पे, लेकिन अब ये जो पेंडुलम है ये यहाँ से ऐसे से घूमेगा, मतलब यहाँ
यहाँ से ऐसे ये क्या करेगा, चक्कर मारेगा, अपना अवधि काटेगा। तो बोल रहे कि एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके गोलक और उसके गोलक के मतलब ये जो यहाँ पे गोलक इसमें घूमेगा, एक कुछ इसके लिए बांधा हुआ रहेगा भैया, पत्थर वगैरह हो, तो ये जो घूमेगा तो इसको बोल रहा है कि आधा कर दिया जाए। मतलब ये जो इसका द्रव्यमान है, यहाँ पे द्रव्यमान मान लीजिए कि आपका 1 kg है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका द्रव्यमान है 1 kg, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान कर दिया जा रहा है भैया ½ kg। इसको कितना आसान से आप समझोगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप समझ में आएगा आपको। तो आपको हम क्या बताएं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर होता है 2 पाई, क्या होता है मेरे दोस्त, 2 पाई अंडर रूट, मतलब रूट के अंदर L/G, जहाँ पे L जो है ये लोलक की लंबाई है। ये जो लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये है लोलक की लंबाई, और टाइम पीरियड जो है सो आपको इसको जो यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगता है इसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ से एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, तो इस पूरे फॉर्मूले को अगर आप देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे बोलोगे कि भैया यहाँ पे आपका जो ये टाइम पीरियड किसी का जो अवधि डिपेंड कर रहा है वो यहाँ पे आपका लेंथ पर ओनली डिपेंड कर रहा है, मतलब लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, इसके लंबाई पर डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूला के आधार पर। लेकिन यहाँ पे मास पर कभी भी डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसके द्रव्यमान पर कभी भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो द्रव्यमान कुछ भी हो जाए इस पर मुझे ध्यान देना ही नहीं है। तो यहाँ से उसके गोलक के द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है भैया इसको मुझे फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा द्रव्यमान पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो हम द्रव्यमान को लेके क्या करेंगे बताओ आप ही। अब देखो अब हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, पहले इसका लंबाई देखो था L, तो हम पहले लंबाई लिख दिए 2L, लेकिन अब बोल रहा है कि इसका लंबाई L नहीं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसका बोल रहा है लंबाई 1 नहीं, इसको मान लेते हैं T1, ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड को T माना, यहाँ पे मान लेते हैं T1। अब बोल रहा नहीं इसका लंबाई L नहीं, इसका लंबाई 2L कर देते हैं, मतलब L + L, पहले इसका लंबाई L था और अब इसका लंबाई हम L और बढ़ा दे रहे हैं। तो लंबाई L + L को अगर हम जोड़ दें भैया, L + L को जोड़ दें तो हमारा लंबाई टोटल हो गया 2L। तो देखो यहाँ पे T = लिखेंगे 2 × पाई, और यहाँ पे लंबाई हमारा कितना हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लंबाई पहले L था लेकिन अब लंबाई कर दिया गया 2 गुना, तो लंबाई हमारा हो जाएगा 2L। अब इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम T1 बराबर लिख सकते हैं, ये जो आपका 2 यहाँ पे अंदर में घुसा हुआ है रूट के अंदर, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। आप मुझे देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देख पा रहे होंगे और हम आपको अच्छा से बताने का प्रयास करें। अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको हम हमेशा एक अच्छे कंटेंट प्रदान करने का कोशिश करें। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 पाई × 2L/G हो गया, मतलब लंबाई 2 गुना हो गया। तो ये जो आपका रूट के अंदर 2 है ना, इसको हम निकाल देते हैं इससे भैया हम लोग बाहर। तो ऐसे हम लोग बाहर निकाल दिए, उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे हमारा बच जाएगा L/G। यहाँ से हम लोग 2 को बाहर निकाल दिए, पूरे रूट 2 को बाहर निकाल दिए, तो ये हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से भागा देंगे भैया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा T/T1 = यहाँ पे ये पूरा 2 पाई √L/G और यहाँ भी 2 पाई √L/G कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 1/√2। अब यहाँ से हम लोग निकालने का प्रयास करें T = तो T = निकालेंगे हाँ देखो एक सेकंड, T = निकालने का प्रयास करेंगे, रुको इसको एक सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये इधर T1 इधर इससे गुना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा T1 = ये √2 इधर से इसमें गुना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल आपको आता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप इतना कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो यहाँ से √2 को अगर T से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √2T। तो यहाँ पे बोल रहा है रिजल्ट में क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा मेरे दोस्त। तो उसका आवर्तकाल देखो क्या होगा, पहले आवर्तकाल हमारा T था,
लेकिन बोल रहा है इसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जा रहा है। देखो पहले हमारा आवर्तकाल कितना था, t था, लेकिन अब t1 मतलब कि इसके बाद का आवर्तकाल निकाला, जब उसकी लंबाई को हम लोग दोगुना कर दिए। जब इसका लंबाई पहले भैया हमारा आधा था, ऐसे हमारा लंबाई आधा था, जब इसको हम पूरा लंबा कर दिए ऐसे, तो इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक मान लो l था और यहाँ से यहाँ तक हमारा लंबाई l हो गया। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2l। तो यहाँ पे वही हम लोग किए थे 2l यहाँ पे, तो पूरे फार्मूला को सॉल्व किए। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिवाइड हम लोग कर दिए तो t1 = निकल गया √2t। तो यहाँ पे कितना गुना हो जा रहा है, पहले टाइम पीरियड t था लेकिन अब टाइम पीरियड हमारा √2 से गुना हो गया है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए √2 टाइम। तो इसे समझाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। इससे 1-2 नंबर आपका एग्जाम में आ ही जाता है और आप इतना आसान क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर दोगे तो आपके लिए 1 नंबर हाथ का खेला हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं मेरे दोस्त। तो आप इसमें समझ गए कि √2 गुना हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास सरल लोलक आएगा, सरल लोलक जैसे आएगा और आवर्तकाल का जैसे बात करेगा, आपका दिमाग में ये फार्मूला फटाक से खटक जाना चाहिए कि भैया t = होता है 2π √L/g, इसका फार्मूला होता है। ये आपका दिमाग में 100% खटक जाना चाहिए। अब बोल रहा है कि सरल लोलक इसका आवर्तकाल इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब अभी इसका आवर्तकाल t है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा भैया 2t। यहाँ पे हम रेड पेन से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसका आवर्तकाल हो जाएगा 2t। तो इसका आवर्तकाल 2t कब होगा तो आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भैया कि ये 2π जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब ये 2π का वैल्यू तो कांस्टेंट है 3.14 मतलब 22/7 और ये 2 भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया हमारा ये जो g है ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट एक चीज़ नहीं है और वो कांस्टेंट नहीं है हमारा लंबाई। अगर हम लोग लंबाई को दोगुना कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ये जो 2 यहाँ पे मान लिया हम लोग दोगुना कर दिए। 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मैं टाइम लूँगा। यहाँ पे 1 सेकेंड मैं इसको डबल लिखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से हमारा मिट गया। देखिए यहाँ पे हम लोग का लंबाई पहले कितना है l, लेकिन इस लंबाई को हम लोग मिटा के यहाँ पे अगर लंबाई को हम लोग कर दें कितना, यहाँ पे अगर लंबाई को हम लोग कर दें भैया 4l, कितना कर दें 4l। तो यहाँ पे अगर 4l करेंगे तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ रहता है तो उसका रूट निकालने आपको पता होता है। रूट के अंदर देखो यहाँ पे 4 है तो 4 को अगर रूट से हम लोग बाहर निकाल देंगे तो इस 4 को हम लोग क्या करेंगे भैया, रूट से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बोल रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को दोगुना करना है तो देखो यहाँ भी दोगुना हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग 4 करेंगे, इस जगह पे हम लोग 4 करेंगे तभी तो इसका रूट हो जाएगा दोगुना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 4 लिख दिए। इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा। इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास करना है। इसको मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो t = होता है 2π √L/g। तो बोल रहा है भैया कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे जो अभी t है ये आपका 2t हो जाएगा। 2t यहाँ पे कब होगा भैया, यहाँ पे कब होगा, जब हम लंबाई को यहाँ पे l हमारा अभी यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ हम इसको 4l कर देंगे और यहाँ पे g कर देंगे तभी तो इधर हमारा 2 आएगा मेरे दोस्त। कैसे आएगा 2, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अगर 2π का 2π ऐसे लिख दिए और यहाँ पे 4 इसके अंदर रूट में है तो देखो 4 यहाँ गुना में हो जाएगा और यहाँ पे L/g आएगा और यहाँ पे देखो 2/t आएगा। तो यहाँ से भी 2 कटेगा, यहाँ से भी 2 कटेगा। देखो वही फार्मूला जो पहले था वही फार्मूला पूरा आ गया, यहाँ भी आ गया। तो इसको देखते हैं, अगर हम लंबाई को 4 गुना करते हैं तो इसका आवर्तकाल हो जाता है 2 गुना, मतलब इसका जो घूमने की शक्ति है वो 2 गुना कम हो जाती है। तो आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि सरल लोलक का अगर आवर्तकाल को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब ये 2 गुना हो जाए इसका आवर्तकाल, तो इसका लंबाई को हम लोग कितना गुना
करेंगे तो इसका लंबाई को हम लोग 4 गुना करेंगे। इसका आप सीधा कॉन्सेप्ट रखेंगे। अगर आपको बोले कि आवर्तकाल 2 गुना हो जाए तो आप सीधा ध्यान रखेंगे कि t प्रोपोर्शनल हमारा सीधा होता है l का, तो यहाँ पे अगर t को हम लोग करना है 2 गुना तो यहाँ पे l में हम लोग करेंगे 4 गुना। l का 4 गुना क्यों करते हैं? क्योंकि रूट हटाएंगे तब यहाँ पे 4 का 2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर बोलेगा आपको, अगर आवर्तकाल हो जाता है 2 गुना तो आप बोलोगे भैया कि इसका जो लेंथ है, लंबाई है जो लोलक का, वो हो जाएगा 4 गुना। अगर आपको बोलेगा कि अगर आवर्तकाल हो जाए 4 गुना तो आप बोलोगे कि इसका जो लंबाई है, इसका जो लोलक का, वो हो जाएगा 16 गुना। उसका रूट ही तो इसका आंसर हो रहा है, मतलब 16 गुना हो रहा है तो 4 गुना इसका आवर्तकाल बढ़ रहा है। अगर 4 गुना इसका लंबाई बढ़ रहा है तो इसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ रहा है। तो आप इसे फोकस करेंगे कि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई को हम लोग कितना कर दें, इसकी लंबाई को हम लोग 4 गुना कर दें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, लंबाई अगर इसका 4 गुना कर दें, क्योंकि 4 का हम लोग जैसे रूट करेंगे वैसे इसका हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप सीधा इतना ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखते हैं हम लोग 5 में बहुत मेहनत लगता है इस तरह से आपको समझाने में, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या बोलता है। अब मैं इसको वही कॉन्सेप्ट बता दूंगा तुरंत। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाए, यही क्वेश्चन आपका सेम है। यहाँ पे आवर्तकाल 2 गुना हो गया है, यहाँ पे आवर्तकाल को 2 गुना किया है और यहाँ पे लंबाई को 2 गुना किया है। बोलता भैया कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाए तब उसकी आवर्तकाल क्या होगा मेरे दोस्त। तो देखो सीधा फॉर्मूला यहाँ पे हम जानते हैं कि आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो अगर हम यहाँ पे लंबाई को 4 गुना कर दें, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे देखो अगर इसको हम कर दें 4L अपॉन जी तो क्या हो जाएगा भैया, ये 4L अपॉन जी करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई का तो 2 पाई रहेगा, लेकिन इस 4 का हम लोग अगर रूट निकालेंगे भैया तो रूट यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा और इसको हम लोग सीधा लिख देंगे L अपॉन जी और ये पूरा रहेगा हमारा रूट में। तो बोल रहा है कि यह जब लोलक घड़ी की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे अगर हम 4 गुना करते हैं मेरे दोस्त तो इधर हमारा कितना गुना बढ़ जाता है मेरे दोस्त, 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 गुना इसका लंबाई बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्त कि 1 सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। जैसे आपका पेंडुलम और आवर्तकाल दिखे, आपका दिमाग में ये फॉर्मूला तुरंत क्लिक करना चाहिए कि t इज इक्वल टू होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है आवर्तकाल इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। इस फॉर्मूला में हम लोग पूरा देखने का प्रयास करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कहीं भी समय पर डिपेंड नहीं करता है, कहीं भी यहाँ पे समय का जिक्र नहीं किया गया है। तो 1 सेकंड बोले चाहे 50 सेकंड बोले चाहे 1 लाख सेकंड बोले चाहे 1000 घंटा बोले, कुछ भी समय बोल दे, वहाँ पे मुझे एक सीधा दिमाग लगाना है कि टाइम पीरियड कभी भी सेकंड पर समय पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिज। तो 1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना हो गया, कुछ भी होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये इस पर सेकंड पर या समय पर डिपेंड करता ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे की क्वेश्चन क्या बोलता है। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इतना क्वेश्चन आता है इसका कोई दायरा नहीं है। बोलता है कि एक लड़की, इसका हम फिगर भी लेके आए हैं, आपको यहाँ से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप पहले यहाँ देखो। बोल रहा है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है। ठीक है भैया, एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा। मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक रस्सा बंधा हुआ है और इस रस्सा में मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपको, ये जो आपका है, ये मान लीजिए कि ये हमारा है लड़की, ये क्या है भैया, ये हमारा है लड़की, ये है हमारा लड़की जो इस पर झूल रही है। इसको मैं थोड़ा आँख वगैरह दे देता हूँ। ये लड़की यहाँ पे झूल रही है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला ही आपका सबसे बड़ा बेस है। फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा। t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो इसका जो एक टाइम पीरियड है ना, ये जो आपका यहाँ पे आवर्तकाल है, ये हमेशा आपका किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अगर लंबाई को घटाते हैं तो आवर्तकाल घट जाएगा। तो यहाँ पे जो ये लड़की हमारी बैठी हुई है, कोई भी दीदी बैठी हुई होगी या छोटी बच्ची बैठी होगी या फिर कोई भी बैठी होगी, इस पर हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जो काम है आपको बताने का वो बता रहे हैं। एक लड़की एक सरल लोलक पे, मतलब
मतलब एक लोलक पे झूल रही है, ठीक है बच्ची तुम झूल जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका लंबाई को काउंट किया जाता है ना, तो इसका मूड से लंबाई को काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ से बोलोगे कि इसका लंबाई को यहाँ से यहाँ तक काउंट किया जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे हमारा आपका फेस यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, तो अगर हम झोला पर झूलेंगे हमारा इतना ही फेस को झुलाया जाएगा, तो हमारा यहाँ से और यहाँ से बीच में जहाँ पे हमारा ग्रेविटी पॉइंट होगा, जहाँ पे हमारा मेन पॉइंट होगा बीचों बीच वाला, यहीं को हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर कोई इंसान को कोई झोला पर झुलाया जाता है तो वह इंसान का जो ग्रेविटी पॉइंट होता है, मतलब उसका जो मेन पॉइंट होता है, जो उसका सबसे बीच का पॉइंट होता है, वही काउंट होता है। तो कोई लड़की को अगर झुला दिया जाए, मान लीजिए कि ये आपका लड़की का मूड है और ये लड़की है, तो इसका जो नाभि होता है, यहाँ वाला पोर्सन, यहाँ तो हम दिखा नहीं पाएंगे आपको उठ के, तो यहाँ का जो पोर्सन होता है मेरे दोस्त, यही पोर्शन इसका जो बीच वाला होता है, जहाँ पे उसको नाभि बोलते हैं, तो नाभि वाला पोर्शन से इसका लंबाई को लोग नापते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ये जो लड़की हमारी बैठी हुई है इस झूला पर, इसका लंबाई को हम लोग नापते हैं भैया यहाँ से। कहाँ से नापते हैं भैया? यहाँ से नापते हैं। तो यहाँ से हम लोग नापते हैं, तो ये लड़की का लंबाई देखो यहाँ से हम लोग हमारा आया यहाँ, ठीक है, यहाँ से आया यहाँ। लेकिन ये लड़की अभी बैठी हुई है, लेकिन जब ये लड़की खड़ी हो जाएगी, कोई भी आदमी जब बैठता है तो उसका क्या होता है, उसका हाइट, उसका लंबाई घट जाता है। जैसे भी हम आपको बैठ के पढ़ाया तो हमारा क्या है, लंबाई हमारा घटा हुआ, लेकिन यही हम खड़ा हो जाएंगे तो हमारा लंबाई बढ़ जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि यदि लड़की झूला झूलते झूलते किसी लड़का को बगल में देख ली और अचानक खड़ा हो गई, तब क्या प्रभाव पड़ेगा उस आवर्त काल में, मतलब उस लोलक पे, उसका जो चलने का स्पीड है, जो झूल रही है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको दूसरा फिगर समझाता हूँ। देखिए यही आवर्त का, यही आपका लोलक है, यही लोलक आपका, कोई दिक्कत नहीं। इस लोलक पे लड़की पहले बैठ के झूल रही थी। लड़की पहले किससे झूल रही थी भैया? पहले बैठ के झूल रही थी, लेकिन अब लड़की खड़ा हो गई। तो पहले लड़की का मूड यहाँ था, तो मूड क्या, लड़की कहीं रहेगा, खड़ी होगी तो उसका मूड ऊपर होगा ना। तो इसका मूड जो इसका माथा है भैया, इसका जो माथा है ये हो जाएगा ऊपर। मैं इसको समझाता हूँ। इसका माथा हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो माथा हो जाएगा ऊपर। तो इसका, इस लड़की का हाइट क्या होगा, इस लड़की का जो हाइट होगा वो जाएगा बढ़। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट था, इसका जो ग्रेविटी पॉइंट था, वो लंबाई भैया यहाँ से, वो लंबाई हमारा यहाँ से यहाँ था, लेकिन अब जो इसका लंबाई है वो उठ गई है, तो इसका नाभि भी तो उठ जाएगा। इसका जो पोर्शन न बैठी, इसका नाभि नीचे है, जब उठेगी तो इसका नाभि ऊपर हो जाएगा। तो जब इसका नाभि ऊपर होगा तो इसका लंबाई हमारा काउंट किया जाएगा भैया हम लोग का यहाँ से, यहाँ से। जब ये बैठी थी तो इसका लंबाई हम लोग काउंट करते थे यहाँ से, लेकिन जब ये लड़की खड़ी हो रही है तो इसका नाभि तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा ही। तो इसका नाभि जब ऊपर जाएगा तो इसका लंबाई हम लोग काउंट करेंगे यहाँ से। तो पहले हमारा लंबाई मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लंबाई था मेरे दोस्त, वो हम मान लेते हैं L, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हम कुछ भी मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमारा हो गया L + L1। तो इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, लड़की अगर अचानक खड़ी हो जाए तो उस दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो दोलन काल है, उसका जो आवर्त काल है, झूलने का जो स्पीड है, उस झूलने के स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लंबाई L था तो आवर्त काल इसका T था, लेकिन जब हम लोग लंबाई को बढ़ा देंगे, लंबाई हम लोग का कितना बढ़ गया है, लंबाई बढ़ गया है, लंबाई बढ़ नहीं गया, लंबाई घट गया है। पहले जो लंबाई था वो लंबाई हम लोग का था L + G, L + L1 था जब वो बैठी थी, जब वो लड़की बैठी थी। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ, पहले आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। देखो एक सेकंड, अबे देखिए हम यहाँ से इसको क्या किए, यहाँ से जब बैठी थी तो इसका लंबाई टोटल, जब बैठल थी तब इसका लंबाई टोटल यहाँ पे L + L1 है, तो L + L1 लिए, तब इसका टाइम पीरियड T था। लेकिन अगर हम लोग लंबाई को, उसको जब ये लड़की खड़ी होती है, जब इसका नाभि ऊपर हो जाता है, तब इसका लंबाई देखिए यहीं से यहीं तक इसका लंबाई है, यहीं से यहीं तक लंबाई, तो लंबाई हमारा बच जाता है L। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे L/G। तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ L है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ L रहेगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड T है, तो टाइम पीरियड T से कुछ हम लोग का जो है वो समय कम लगने लगेगा, मतलब टाइम पीरियड हम लोग का घट जाएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, हम समझ जाओगे। एक कोई
साइंटिफिक सर्च नहीं है, हम इसको अपने से बता रहे हैं, तो आप इसको फोकस करेंगे, समझेंगे कि हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये समझने जाना कि यही कॉन्सेप्ट ही है। सो देखो, जब ये लंबाई पहले L + L1 था, तब इसका जो टाइम पीरियड था वो T था, लेकिन लंबाई यहाँ पे L1 घट गया तो टाइम पीरियड T भी तो कुछ कुछ घटेगा, ये भी तो कुछ कुछ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ घटेगा, तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा। जब ये लड़की खड़ी हो जाएगी तब इसका नाभि ऊपर चला जाएगा, जब नाभि इसका ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, √L का। तो पहले लंबाई L था, L + L1 था, तब यहाँ टाइम पीरियड T था, लेकिन अब लंबाई हमारा सिर्फ L बचा है, तो टाइम पीरियड तो कुछ ना कुछ तो भैया नेगेटिव हमारा जाएगा ही, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इतना आपका एक कॉन्सेप्ट था झूला वाला, ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप इसको एकदम पूरा स्थिर से समझेंगे और एक क्वेश्चन अपना एग्जाम में जाके क्लियर कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यही लड़की आपको बता रहे थे, इसका भी नाभि कहाँ है भैया, इसका नाभि देखिए यहाँ पे भी है, ये भी जब बैठी है तब, लेकिन जब ये लड़की इस पर खड़ी हो जाएगी तो इसका लंबैया यहाँ तक न बढ़ जाएगा मेरा दोस्त, जितना इसका गोड़ नीचे गया है ये तो सब चला जाएगा ऊपर, और ये जो इसका बीच वाला यहाँ पे ये नाभि जो है, ये नाभि कहाँ चला जाएगा भैया, ये नाभि चला जाएगा मान लिया यहाँ पे। तो पहले लंबाई देखो कितना लंबा था, लेकिन अब लंबाई घट के कितना छोटा बच गया। तो यही कॉन्सेप्ट है, जब लंबाई घटता है तो टाइम पीरियड घटता है और ये फास्ट होने लगती है, तुरंत झूलने लगती है, और जब लंबाई बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ता है और ये स्लो हो जाती है। इसलिए कोई देखना, आप झूला अगर कोई लड़की झूलेगी तो बड़का को रस्सी बांधेगी ताकि एकदम आराम से आगे जाएं और आराम से पीछे आएं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है कि घड़ी में चाबी देने से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। इससे आपका कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। घड़ी में चाबी देना बोलेगा कि घड़ी में चाबी देंगे तो कौन सी ऊर्जा ये होगी। बोल रहा है कि अगर कोई स्प्रिंग को दबाएंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्थित होती है, मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। भरे तालाब के पानी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन बोलेगा। पानी टंकी जो आपके छत के ऊपर लगा रहता है उसमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है, उसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, विद्युत ऊर्जा निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा निहित होती है, क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे एक फार्मूला होता है mgh, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है आपका यहाँ पे, इसका भार का मतलब वेट का एक फार्मूला होता है यहाँ पे mgh। तो यहाँ से आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये आपको वही बताएंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपको बोलेगा कि घड़ी में, मान लीजिए कि आप घड़ी स्प्रिंग का एग्जांपल देते हैं। कुछ हमारे पास स्प्रिंग यहाँ पे है नहीं शायद, ताकि मैं आपको बताने का प्रयास करूं। मान लीजिए कि ये पेन है, अगर इस पेन को अगर हम, ये मान लीजिए कि स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को पूरा दबा देंगे तो इस स्प्रिंग को अगर हम लोग पूरा दबाते हैं मेरे दोस्त, तो इस स्प्रिंग को दबा के अगर छोड़ दिया जाए अचानक, तो ये स्प्रिंग अपना फिर से वही स्थिति में आ जाएगी जिस स्थिति में ये पहले थी। कोई भी मान लीजिए कि आपके पास रुआ है, रुआ को अगर आप दबा देते हो तो वह अपना ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। जितना आप उसको दबाने में बल लगाते हो, ऊर्जा का आपको ध्यान रखना, इसका नियम होता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप, ना ही इसे आप बर्बाद कर सकते हैं। इसे आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, यही होता है। मान लीजिए कि आप किसी को एक झाप मारें, तो आप उसको एक झाप मारें तो आप उसको ऊर्जा नहीं दिए, आपका हाथ का ऊर्जा गया तो उसका शरीर में ऊर्जा पहुंचा दिए आप मान लीजिए कि ऊपर से पानी से, टंकी से नीचे पानी लाते हैं, तो आप वहां पे बोलोगे कि हम यहाँ पे ऊर्जा संग्रहित किए, तो ऊर्जा संग्रहित नहीं किए। आपको पानी चढ़ाने में जो आपका मोटर का जितना एनर्जी खर्च हुआ, आपका मोटर के अंदर जितना ऊर्जा खत्म हुआ, उतना ही पानी आपका ऊपर चढ़ा। इसी तरह से आप देखोगे कहीं तालाब वगैरह में पानी रहता है, तो वो पानी जहाँ से वहाँ पे आता है, उसमें जो एनर्जी लगता है उसको आने में, वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये आप ऊर्जा का उदाहरण समझेंगे। तो बोल रहे कि घड़ी में जो चाबी देते हैं, घड़ी में चाबी देने के बाद क्या होता है, घड़ी सिकुड़ जाता है, घड़ी का जो स्प्रिंग रहता है वो सिकुड़ जाता है, और फिर उसको अगर हम खोल दिया जाए, उसको मतलब छोड़ दिया जाए, तो फिर वो अपना स्थिति में आ जाता है। तो जो ऊर्जा उसको दे के हम लोग रखे थे, उसको दबा के जो हम लोग रखे थे, वो हो गया उसका स्थितिज ऊर्जा। उसके स्थिति की वजह से जो ऊर्जा आया, उसका जो पोजीशन लोग ऐसे इतना था, उसको हम ऐसे कर दिए, तो वो जो पोजीशन आपका आया, उस पोजीशन को जब घटाएं, उस पोजीशन को घटाने को हम लोग बोल दिए कि उसका हम लोग स्थितिज ऊर्जा, उसके स्थिति को जो हम लोग घटा दिए, उस स्थिति की वजह से जो उसमें ऊर्जा हम लोग उत्पन्न किए, उसे हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और वही जब ऐसे हो गया तो उसे भी हम लोग बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा।
लेकिन उसके पास स्थितिज ऊर्जा उसमें रहेगा नहीं, क्योंकि उसको अगर आप छोड़ दोगे खुले तो वो और तिरा के लंबा नहीं होगा। लेकिन आप उसको दबा के रखे हो तो वो आपको तिरा के मतलब वो लंबा मतलब वो स्ट्रेच होके लंबा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि घड़ी में जो होता है स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। या फिर आप देखोगे समुद्र का पानी को, समुद्र का पानी नहीं, कोई तालाब का पानी को, या फिर कोई आपका सब तो डैम का पानी को, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। क्योंकि अगर डैम का पानी को लोग खोल दें तो उसमें हमको एनर्जी लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और वो डैम का पानी सीधा जहाँ से आया था वही दूसरा रूट में चला जाएगा। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग जहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं उस एनर्जी को, जहाँ पे स्टोर हो रहा है वहाँ का स्थिति को हम लोग देखें तो वहाँ पे उसके साथ स्थितिज ऊर्जा होता है। तो घड़ी में अगर हम लोग चाबी दे देते हैं मेरे दोस्त, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। मतलब उसके अंदर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके क्षमता की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला आपको बताते हैं। इसी का फार्मूला होता है यहाँ पे mgh। ये भी फार्मूला होता है जब ये इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, जब आपको पूछेगा कि कोई मोटर किसी टंकी में पानी को भर रहा है तो मोटर इतना देर में कितना ऊर्जा को खपत करेगा या कितना ऊर्जा इसके साथ ये इन्वॉल्व करेगा। तो उस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी 8 ही क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने में मुझे काफ़ी समय लग गया। अब यहाँ पे देखो गतिज ऊर्जा का बात कर रहा है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है यहाँ पे 1/2 mv², 1/2 mv²। ये विद्युत ऊर्जा और ये दबाव ऊर्जा ये आपको बताएंगे बाद में, जब आपको इस इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे उस समय। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है कि जब एक कण रैखिक सरल आवर्त में गति करता है, गति रहता है, तो उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए सरल आवर्त गति में मान लीजिए कि कोई जहाँ पे ये सरल आवर्त आया भैया, आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि कोई झोला है जो ऐसे 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 क्या हो रहा है, झोल रहा है। जैसे सरल आवर्त आएगा आपका दिमाग में ये पॉइंट क्लिक कर जाना चाहिए, तभी आप एग्जाम में तुरंत सटीक आंसर दे पाओगे। तो देखो बोल रहा है कि जब एक कण का मतलब कोई पदार्थ है, कोई छोटा मोटा पिंड है, ये सब चीज़ को लड़का लोग समझता नहीं है बढ़िया से, इसलिए हम बार बार यही सब चीज़ को फोकस करते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई झोला है, यहाँ पे ऊपर में कुछ रड वगैरह से आपको बांध दिया है कोई चीज़ को, और यहाँ पे ये रस्सी है, ये रस्सी में मान लीजिए कि यहाँ पे एक कुछ चीज़ कण को बांध दिए, तो ये कण एक बार भैया हमारा जाएगा ऊपर, फिर ऊपर से आएगा हमारा कहाँ नीचे, और फिर यहाँ से जाएगा इधर, और फिर यहाँ से आएगा यहाँ। तो आपको एक जेन्युइन सी बात हम पूछना चाहते हैं भैया, काइनेटिक एनर्जी गति, ये जो आपका गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं K और E से, मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, उसके अंदर जो संग्रहित सारे सब्सटेंस हैं, जो उसके अंदर के जो सामान उसमें खोज के भरा हुआ है, ये सब कांस्टेंट है। जैसे हमारा वजन अगर 55 kg है तो हम 55 kg ही रहेंगे अभी, लेकिन हमारा जो भार है वो ऊपर नीचे जाएंगे। जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो हमारा भार घटने लगेगा, पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो हमारा भार कुछ होगा। भार बदलता है लेकिन मास किसी का जो उसके अंदर में पूरा जो मटेरियल भरा हुआ है वो कभी नहीं बदलता। आप आसमान में चले जाओगे, आप चंद्रमा पे चले जाओगे, आप स्पेस में चले जाओगे, आपका भार परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपका जो द्रव्यमान है, आपका जो बॉडी है, ये कभी नहीं परिवर्तन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मास। तो यहाँ से देखो मास हमारा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, मास हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी हमारा बदल सकता है, वेलोसिटी बदल सकता है। जैसे कि यहाँ से ये पिंड है, ये पिंड को मैं अपनी रेड पेन से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो पिंड है हमारा यहाँ पहले है, अगर पिंड को हम लोग इधर ले जाने का प्रयास करेंगे, यहाँ जाएगा ऊपर, तो कोई भी चीज़ को ऊपर हम धकेल के लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड कम होगा, और कोई चीज़ को हम लोग ऊपर से नीचे लाते हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाता है। जैसे आप ढलान में अगर बाइसिकल चलाते हो, ढलान में अगर साइकिल चलाते हो, तो वहाँ स्पीड कैसे ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो जहाँ ढलान का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे आप देखते हो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड कम होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से पहले ये लोलक चलना के लिए स्टार्ट हुआ, तो ये गया ऊपर, मान लीजिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से जब आएगा ये, तो यहाँ से इसको आना है, देखिए यहाँ से इसको आना है इस पॉइंट पे, तो इस दोनों पॉइंट के बीचों बीच में इसका स्पीड ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा। अगर यहाँ कोई लड़का आ गया आपके बीच में तो आप इसको कहाँ फेंक दोगे उसका कोई अता पता नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ से अगर हमारा जब
कोई लोलक चल रहा है, यहाँ से अगर कोई आवर्त काल में घूम रहा है तो अब यहाँ से यहाँ तक में आपको कुछ भी बल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में जो आपका एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जो आपका गतिज ऊर्जा है, आपके अंदर का जो स्थिति जो आपका है, पोजीशन जो आपका है, जो आपका मतलब कि ये चाल की वजह से, आपका जो ये वेलोसिटी की वजह से जो आपका ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, ये यहाँ कुछ कम होगा, फिर यहाँ से अगर नीचे आएगा तो यहाँ कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन जब बीचों बीच में आएगा तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ये दोनों का हम लोग एवरेज निकालते हैं, तब इसका हम लोग जो डाटा लेते हैं वो बीचों बीच का लेते हैं। ये हर जगह कॉन्सेप्ट काम करता है। आप दैनिक जीवन में भी देखेंगे, कोई भी चीज़ को आप लोग देख लो, आप अपना सिंपल देख लोगे, अगर ऐसे ऐसे हम लोग इसको घुमा रहे हैं तो यहाँ से ऊपर जाने में इसको कम समय लगा, लेकिन जब ऊपर से ऐसे आता है तो उसको तुरंत इधर उधर होने लगता है। बीच में इसका स्पीड खूब ज़्यादा होता है, तो जब बीच में इसका स्पीड खूब ज़्यादा होगा तो इसका गतिज ऊर्जा कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसका गतिज ऊर्जा मध्य स्थिति में ज़्यादा होगा। मध्य स्थिति का मतलब क्या होगा, मिडिल पॉइंट पर इसका गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है, कोई हार्ड नहीं है, इसका आप सीधा याद रखोगे, लेकिन इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन देख के हर जगह देखो, यहाँ पे भी 11.2 किलोमीटर है, यहाँ भी 11.2 किलोमीटर है। 11.2 किलोमीटर लड़का जानता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि इसका क्या, इसका यूनिट भी होगा। तो देखो, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम गतिज ऊर्जा, पहले आप देखो पलायन होता क्या। ये जो आपको पलायन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एस्केप वेलोसिटी हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करो। अगर कोई पिंड को हम लोग इतना ज़्यादा एनर्जी दे दें, उसके अंदर हम लोग इतना ज़्यादा उसको मतलब वेग दे दें, उसको वेलोसिटी दे दें कि वह इस पृथ्वी के कक्षा को, ये जो हमारा पृथ्वी गोल है, इसके कक्षा को छोड़ के यहाँ से अंतरिक्ष में उड़ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। किसी भी रॉकेट को अगर पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो वही पूछ रहा है कि उसको पलायन वेग कितना देता है, मतलब उसको कितना स्पीड दे देता है यहीं से नीचे से, ताकि वो इस पृथ्वी के कक्षा को छोड़ के यहाँ से बाहर चला जाए और वह अंतरिक्ष में चला जाए, मतलब वो स्पेस में चला जाए। तो उसका वेलोसिटी होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी का आपको फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको बता देते हैं। ESCAPE एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2GR होता है। तो यहाँ पे जो G है ना, ये 9.8 है, इसका वैल्यू होता है, और ये जो R है वो रेडियस होता है, पृथ्वी का जो रेडियस है। नीचे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, तो इसके बीच का जो ये रेडियस है, ये रेडियस, यही रेडियस यहाँ पे आपका R है। तो अगर पृथ्वी का रेडियस अभी हम मान लो कि हमारा 6400 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम पृथ्वी का रेडियस बढ़ा देंगे, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी भी पिंड का एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर करता है, तो उस पिंड का रेडियस पे, उस पिंड मतलब वो जिस क्षेत्र से वो निकल रहा है बाहर, उसका रेडियस पे। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी से कोई रॉकेट निकल रहा है, तो हम यहाँ पे पृथ्वी का रेडियस देखेंगे कि पृथ्वी का रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो उस रॉकेट का जो एस्केप वेलोसिटी है, उसको पृथ्वी के कक्षा से भगाने का जो एस्केप वेलोसिटी है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर पृथ्वी का रेडियस कम होगा तो इसका एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो इस पर एक फार्मूला डिपेंड करता है कि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2GR, जहाँ पे R का हम लोग का वैल्यू बदलते रहता है। अगर हम देखेंगे तो सूर्य के लिए अलग होता है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, सूर्य का रेडियस बहुत बड़ा है, इसलिए अगर सूर्य से कोई वस्तु को मतलब बाहर निकालना चाहें, बाहर खींचना चाहें, तो उसके लिए ये जो 11.2 किलोमीटर आपका जो प्रति सेकंड यहाँ पे पृथ्वी के लिए ये नहीं होगा, सूर्य के लिए हो जाता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य के चारों ओर अगर कोई पिंड को चक्कर लगाते हुए आप देख रहे हो, और वह पिंड अगर वहाँ से चक्कर लगाते हुए उसके कक्षा को अगर छोड़ के दूसरे तरफ चला जाए, तो आप समझ जाओ कि उस पिंड का जो गति है वो 42 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक है, तभी वो सूर्य के कक्षा को छोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आप यहाँ से दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि पृथ्वी पर अगर पृथ्वी से कोई रॉकेट को छोड़ा जाता है, या फिर कोई ऐसा चीज़ को जो अंतरिक्ष में जाता है, अक्सर तो रॉकेट को ही छोड़ा जाता है, सैटेलाइट वगैरह को छोड़ा जाता है, तो उसको कितना स्पीड दिया जाता है मिनिमम कि वो पृथ्वी के कक्षा को छोड़ के यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से भेजा जाता है। 11.2 किलोमीटर का रफ्तार आप समझ रहे हो,
हो, अगर आप यहाँ पे पटना में हो तो पटना से आप चले जाओगे 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर दूर 1 सेकंड में। अगर कोई ऑटो को बांध के उड़ा दिया जाए तो ऑटो समझ लो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर पृथ्वी के अंदर इस वेलोसिटी को दे दिया जाए रोड में तो आपको पटना से आपका गाँव जाने में, पटना से दिल्ली जाने में आपको 1 घंटा नहीं लगेगा, आपको आधा घंटा नहीं लगेगा। तो ये स्पेशल वेलोसिटी दिया जाता है रॉकेट को यहाँ से अंतरिक्ष में जाने के लिए, मतलब पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के दूसरे कक्षा में जाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसीलिए हमको इतना वक्त इसे समझाने में लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।